हेलो जी। नमस्ते, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रही हूँ? गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब मेरी क्लियर है? क्लियर है, ओके। ओके, तो जी कैसे हैं? और कैसी चल रही तैयारी? और कौन कौन आ चुके हैं क्लास में? अंशिका है, अंकिता है, नेहा है, अंजलि है। अभी तक इतने ही बच्चे हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छी चल रही है आपके बताए अनुसार। ओके, वेरी गुड। फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये फायदा होता है गाइडेंस को फॉलो करने का, है ना। जो अनुभवी व्यक्ति है, अगर उनके अनुभवों का हम फायदा उठा लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उन्नति की बात है ना। तो अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में रह करके हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई बात करनी है किसी को? अंकिता मैम, अंकिता मैं आपको मैसेज करके बोल जाती हूँ। कहना क्या था? आप हो तो क्या ही दिक्कत हो सकती है। अच्छा जी। मैंने सारे सिलेबस का चार्ट बना लिया, हिंदी साहित्य का भी चार्ट बना लिया, और अब लेखकों को याद कर रही हूँ। चार्ट बना बना के उसको पढ़ना भी है डेली। ऐसे नहीं कि बना दिया और लगा दिया, बस देखना नहीं है उसकी तरफ, है ना। उसको डेली पढ़ना है आपको। स्पेशल टाइम निकाल के दिन में 4 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी। जैसे आप ब्रेक लेते हो ना स्टडी के बाद, तो उसको चार्ट को पढ़ो खड़े होके, है ना। और जब जब भी आपको टाइम मिलता है उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। आपके दिमाग में ना इमेज स्टोर हो जाएगी उसकी। जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको एकदम से वो इमेज याद आएगी कि मैंने, हाँ, चार्ट पे मैंने कहा जैसे क्या लिखा है। ओके। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेजेस को स्टोर करता है ज्यादातर, है ना। तभी तो फिल्में देखते हो ना, याद रह जाती, भूलती नहीं है। तो वैसे ही स्टडी के साथ भी वैसा ही है। इतने कवि लेखकों हो गए याद करने को, ग्रंथ बन गया पूरा चार्ट। ये चार्ट पे तो कहाँ ही आएंगे ना इतने सारे कवि। चार्ट पे नहीं आते हैं, है ना। लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लिख सकते हैं। वैसे चार्ट पे इतना कुछ नहीं आता है। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वाइड है हिंदी साहित्य। वो आप एक चार्ट पे थोड़ी भी लिख सकते हो, चार्ट में नहीं समा सकता है हिंदी साहित्य, है ना। बस ये है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनमें से तो पूछा ही जाता है हर बार, है ना। तो जहां से हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उनको हम अपने पास लिख सकते हैं और उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं है। तो किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन। तब तक बाकी बच्चे भी आ ही जाएंगे। इतना लेट क्यों आते हैं क्लास में, मुझे समझ नहीं आता। टेलीग्राम पे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं? जितने यहाँ क्लास में आते हैं सब बच्चे जुड़े हैं टेलीग्राम पर? सुशीला क्यों?
आप क्यों नहीं है सुशीला? आप भी जुड़ जाओ, ठीक है। जो नहीं है वो जुड़ जाए, ज्वाइन कर लें। ओके। हिंदी फिलर फॉर्म ग्रुप का नाम है, ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब क्लास के लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। आदिवासी विमर्श आज पढ़ेंगे, और जो नहीं जुड़े टेलीग्राम पर वो जुड़ जाना, ठीक है। हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से है, वो आपके फायदे के लिए है, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। हिंदी फिलर फॉर्म, ना मेरे को कुछ वहां से मिलना है, ना मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, आपका ही है। नमस्ते। तो आपका ही बेनिफिट है अगर आप यहाँ जुड़ेंगे, आप क्विज करेंगे, कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, कहाँ तक आपकी तैयारी है। दूसरा ये कि जो चीजें आपको समझ नहीं आती हैं वो क्विज के माध्यम से एकदम से आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा है ना सबके साथ? जो चीजें आज तक समझ नहीं आई थी वो क्विज से समझ आ रही है ना, वो दिमाग में घुस रही है ना। हम्म। तो आप सबका बेनिफिट है उसमें। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। सुशीला, ठीक है। ये हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से है ग्रुप, और सरोज हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से चैनल है। चैनल आपने ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पीछे 4-5 स्लाइड्स रह गई हैं जो सुबह वाली थी, उनको मैंने छोड़ दिया है। आपको मैंने दे दी है पीडीएफ, वो खुद से पढ़ना है आपको, ठीक है। क्विज से बेनिफिट तो है मैम, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, ये पता चल जाता है कि कितना आता है और कितना और पढ़ने की जरूरत है ना। और कंपटीशन जब सबके साथ होता है तो ज्यादा पता चलता है हमें कि अब हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आप सभी क्विज में हिस्सा लिया करें, जैसा जिस जिसको भी टाइम जो जो भी सूटेबल है आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चले हम आदिवासी विमर्श। पीछे 4-5 स्लाइड्स मैंने छोड़ दी हैं। किसमें दी है पीडीएफ? पीडीएफ ऐप पर दी है, ऐप पर दी है पीडीएफ, ठीक है। वहां पर आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। मेघा, पीडीएफ पहले ही अपलोड कर दी है मैंने, ये वाली जो पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं ताकि फटाफट हम आगे चल सकें। और फर्स्ट यूनिट करवानी है, कल करवा दूं क्या? पहली यूनिट जो बची है कल करवा दूं उसको। इसमें 1-2 क्लासेस और लगेंगी फोर्थ यूनिट में। गुड इवनिंग आरती। इतना लेट क्यों आते हैं क्लास में? हम्म। आपको पता है फिर 7 बजे में एकदम से आपको छोड़ना भी पड़ता है क्योंकि आपकी अगली क्लास होती है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकती हूँ। फिर भी आप लोग लेट आते हो। आदिवासी विमर्श, आदिवासी का अर्थ है, पढ़ने लगी मैं, काम था, ओके। चलो सभी अब ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। आदिवासी का अर्थ है किसी भी देश के मूल निवासियों को आदिवासी शब्द से संबंधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, सॉरी। आदि का अर्थ है आरंभ और वासी का अर्थ है रहने वाला। इस प्रकार आदिवासी शब्द का क्या अर्थ हुआ? किसी स्थान पर रहने वाला, किसी स्थान पर रहने वाले वहां के मूल निवासी, जो मतलब आरंभ से ही, आदि से ही वहां रह रहे हैं। मंडे को ओके, ठीक है। मेरा एग्जाम था वैसे परसों, मतलब 16 तारीख को, मंडे को, इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे लैंग्वेज, भाषा यानी कि ग्रामर तो आना है उसमें एग्जाम में, तो मैं सोच रही थी मेरा भी रिवाइज हो जाता साथ में आपके बहाने बहाने से। बाकी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। ओके, परिभाषाएं देखते हैं रामचंद्र वर्मा के शब्दों में। वे जातियां जो आरंभ से ही जंगलों में निवास करती हैं, प्राचीन मान्यताओं एवं संस्कारों का पालन करती हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। तो रामचंद्र वर्मा क्या कहते हैं इसको? हम करा दो फिर, ट्यूसडे को करा देना।
नहीं, मंडे को क्लास नहीं होगी। मंडे मेरा पूरा दिन चला जाएगा आने जाने में, क्योंकि चंडीगढ़ जाना है तो वहां से 4 घंटे का रास्ता बस में है। पता नहीं अब कैसे जाएंगे बस में, गाड़ी में। हम्म। तो पूरा दिन मेरा लग जाएगा उस पे। नहीं मैं शाम की क्लास ले पाऊंगी ना सुबह वाली। तो मंडे को बिल्कुल छुट्टी रहेगी आपकी। काम दे करके जाऊंगी, होमवर्क करके रखना, ठीक है? कल करा दो। चलो देखते हैं। इसमें अभी दो क्लासेस और लगेंगी, ये वाले जो यूनिट चल रही है हमारी, फिर ये कंप्लीट होगी। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है, फिर बीच में वो छोड़ना पड़ेगा। है ना? रामचंद्र वर्मा के शब्दों में, वे जातियां जो आरंभ से ही कहाँ निवास करती हैं? जंगलों में। प्राचीन मान्यताओं एवं संस्कारों का पालन करती हैं जो जातियां, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? आदिवासी। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? आदिम मान्यताओं का पालन करने वाली जातियां जो शिक्षा एवं शहरी संस्कृति से दूर हैं, वे आदिवासी हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू। कल देखते हैं क्या करती हूँ कल। देवेंद्र सत्यार्थी के शब्दों में, अपनी मूल मान्यताओं को लेकर सजग रहने वाले, जंगलों के नजदीक प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोग आदिवासी हैं। अपनी मूल मान्यताओं को लेकर के सजग रहने वाले, जो जंगलों के नजदीक प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोग आदिवासी हैं। ठीक है, समझ आ रही परिभाषा है? एक्चुअली हमें जानना ये है कि आदिवासी है कौन और किस किस ने क्या क्या कहा है। तो रामचंद्र वर्मा ने क्या कहा, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आदिवासी विमर्श की अवधारणाएं, जल जंगल जमीन और संस्कृति की पहचान का चित्रण, जनजातियों के विस्थापन की पीड़ा का चित्रण, शोषण अत्याचार जमीन से बेदखल संघर्ष आदि दिखाई पड़ता है। तो आपको पता है आदिवासियों के साथ ये सब होता है। नक्सलवाद, अस्तित्व का सवाल, अस्मिता की पहचान, शिक्षा का विकास, शिक्षा के विकास का प्रश्न, आदिवासी मुख्य धारा से अभी भी वंचित हैं। आदिवासी विमर्श के विशेष तथ्य, आदिवासी विमर्श मुख्यतः उपन्यासों में ही देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मतलब आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान में, क्या प्रयोग है? जनजाति, है ना? ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा का जो ये मतलब आदिवासियों के ऊपर जो रचनाएं लिखी हैं जिसने, उनकी अभी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कचनार वृंदावन लाल वर्मा का 1947 में प्रकाशित हुआ था। आदिवासी विमर्श से संबंधित हिंदी का प्रथम उपन्यास है ये, ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास आदिवासी विमर्श से संबंधित किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, क्या नाम? कचनार। कब प्रकाशित हुआ? 1947 में। इस उपन्यास में धामोनी अंचल में रहने वाली गोंड जनजाति का चित्रण है। ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए 1952 में, यह देवेंद्र सत्यार्थी का प्रथम उपन्यास है। यह मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासियों से संबंधित है। श्याम परमार मिर्झाल 1952 ईस्वी, यह उपन्यास मालवा क्षेत्र के भील आदिवासियों से संबंधित है। योगेंद्र सिन्हा का वन लक्ष्मी 1956 ईस्वी में, यह उपन्यास बिहार के हो आदिवासियों से संबंधित है। इसमें आदिवासी बुदनी और एक अंग्रेज जाफरान की प्रेम कथा का चित्रण है। उदय शंकर भट्ट सागर लहरें और मनुष्य 1956, इसमें मुंबई के बरसोवा अंचल व कोली जाति के मछुआरों की कथा है। रांगे राघव का कब तक पुकारो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1957 में, राजस्थान के बैर नामक स्थान पर बसे कर्नट आदिवासियों पर आधारित है ये। राजेंद्र अवस्थी का सूरज किरण छांव 1959, ये मुंडा आदिवासियों से संबंधित है। इसमें बंजारी नायिका की मर्म गाथा का चित्रण है। ध्यान देंगे। बलभद्र ठाकुर का नेपाल की वो बेटी 1959 में ही है इनका, और इसमें नेपाल के डटियाल आदिवासी जनजातियों का चित्रण है। उसके बाद है जी राजेंद्र अवस्थी जंगल के फूल 1960 में। इस उपन्यास में बस्तर के गोंड आदिवासियों से इस उपन्यास में बस्तर के गोंड आदिवासियों से संबंधित मतलब जनजीवन का वर्णन है इसमें। योगेंद्र नाथ सिन्हा वन के मन में 1962, ये उपन्यास झारखंड के हो आदिवासियों से संबंधित है। गुलशेर खां शानी सांप और सीढ़ी 1971, गुलशेर खां शानी इंपॉर्टेंट, शानी का।
इस उपन्यास में उड़ीसा और बस्तर के मध्य रहने वाले हल्बा आदिवासियों और औद्योगिकरण से हुई दुर्दशा का वर्णन है। आदिवासियों की औद्योगिकरण से जो दुर्दशा हुई है उसका वर्णन। राकेश वत्स का जंगल के आसपास 1982 में। यह उपन्यास सोन नदी के तट पर बसने वाले आदिवासियों से संबंधित है। सुरेंद्र श्रीवास्तव का वनतरी 1986 ईस्वी झारखंड के डुमरी अंचल के पहरिया आदिवासियों से संबंधित है। शिव प्रसाद सिंह का शैलूष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1989 में। चंदौली के रेवतीपुर गांव के आदिवासी नटों का चित्रण है इसमें। संजीव का धार उपन्यास इंपॉर्टेंट 1990 में है। संथाल परगना एवं छोटा नागपुर के आदिवासियों से संबंधित है। भगवान दास मोरवाल का काला पत्थर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक काला पहाड़ है, एक काला पत्थर है ना। काला पहाड़ शायद गुलशेर खां शानी का है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, ध्यान रख लेना। एक जैसे मिलते जुलते उपन्यास हैं। यह मेव जनजाति पर आधारित है, काला पत्थर, ठीक है। आगे है संजीव का जंगल जहां से शुरू होता है, ये 2000 में ही है। ये देखो, आपको कोई पूछ रहा था, ये नए लेखक है सारे, है ना। कल कल कोई पूछ रहा था। तो जंगल जहां से शुरू होता है संजीव का 2000 में पश्चिमी चंपारण के थारू आदिवासियों का से संबंधित है। इसके विषय देख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। संजीव का पांव तले की दूब 2000 में है। ये झारखंड की जनजातियों एवं उनके आंदोलनों का वर्णन है इसमें। मैत्रेयी पुष्पा का आलमा कबूतरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 में ही है। इसमें बुंदेलखंड की कबूतरा जनजाति का चित्रण है। और राकेश कुमार सिन्हा जो इतिहास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सिन्हा है कि सिंह है, सिन्हा याद आ रहा है। जो इतिहास में नहीं है 2005 ईस्वी। यह उपन्यास झारखंड के संथाल आदिवासियों से संबंधित है। रणेंद्र का ग्लोबल गांव का देवता मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे ही पेज को देख लेना। यह उपन्यास कीकर प्रदेश के असुर आदिवासी से संबंधित है, ठीक है। आगे है महुआ माझी। महुआ माझी का मरंग गोंडा नीलकंठ हुआ, ये 2012 में लिखा गया है और ये झारखंड के आदिवासियों से संबंधित है, ठीक है। विशेष क्या है, आदिवासी साहित्य को ऑरेचर यानी कि मौखिक साहित्य कहा जाता है। हिंदी की पहली आदिवासी कवित्री सुशीला सामंत है, ध्यान देंगे यहाँ पर। पहली आदिवासी कवित्री कौन है? सुशीला सामंत। हिंदी की पहली आदिवासी कहानीकार कौन है? रोज किरकट्टा, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी से संबंधित पत्रिका आदि दुनिया के संपादक कौन है? रोज किरकट्टा। अब आते हैं हम किन्नर विमर्श पर। आदिवासी वाला कंप्लीट हो गया, उतना ही है। और अब देखते हैं अल्पसंख्यक विमर्श। किन्नर विमर्श यानी कि थर्ड जेंडर। व्युत्पत्ति किन्नर दो देश के योग से बना है, किम जमा नर, किन्नर, जिसका अर्थ होता है हिजड़ा या नपुंसक। किन्नर विमर्श से तात्पर्य है किन्नरों के जीवन से संबंधित समस्याओं की चर्चा करना। 2006 ईस्वी में किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया, मतलब इनको एक अलग से वो दिया गया दर्जा, थर्ड जेंडर। साथ ही साहित्यकारों का भी ध्यान इनकी ओर गया। थर्ड जेंडर विमर्श 21वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ। थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित हिंदी की प्रथम रचना दरमिया, ठीक है। दरमिया कहानी इंपॉर्टेंट है, थर्ड जेंडर से संबंधित है, ध्यान देंगे। इसके रचनाकार कौन है? सुभाष अखिल, इंपॉर्टेंट। और रचना काल कब का है? 1978 का। 1980 में यह कहानी सारिका पत्रिका में अक्टूबर के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को नरेंद्र कोहली ने थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित प्रथम रचना माना है। तो ध्यान रखेंगे कि किसने पहली रचना माना है और किसको माना है। 2018 में सुभाष अखिल के द्वारा इस कहानी को उपन्यास का रूप दे दिया गया। तो पहले ये कहानी थी, फिर इसको उपन्यास का रूप दिया गया। किसने दिया? सुभाष अखिल ने। कब दिया? 2018 में। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड जेंडर विमर्श की अवधारणाएं, किन्नरों की जीवन शैली, रीति रिवाजों का चित्रण है इसमें। इनके जीवन में आने वाली समस्याओं का चित्रण है। निराशा, कुंठा, एकाकीपन, सामाजिक उपेक्षा आदि का चित्रण है। किन्नरों के प्रति मानवीयता का संदेश होना आवश्यक है। अब देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं। नीरजा माधव ने लिखा है उपन्यास यमदीप। कब कब लिखा? 2002 में। ये सारी ही नई रचनाएं हैं, ठीक है। थर्ड जेंडर के ऊपर जितने भी लिखी हुई हैं ये सभी मतलब कि 2002 से शुरू होकर के अभी, है ना, हाल ही में। अनुसुईया त्यागी मैं भी औरत हूं 2005 में। प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली इंपॉर्टेंट है। तीसरी ताली
प्रदीप सौरभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, ये 2010 का है इसका समय। महेंद्र भीष्म, किन्नर कथा 2011, निर्मला मुराडिया, गुलाम मंडी 2013, नाला सोपारा भी है इनका, इंपॉर्टेंट है, बॉक्स नंबर 203, चित्रा मुदगल का ये नाला सोपारा, बॉक्स नंबर 203, 2016 में इंपॉर्टेंट है ये नाला सोपारा भी, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, महेंद्र भीष्म में पायल 2016, भगवंत अनमोल जिंदगी 50-50 2017, सुभाष अखिल दरमियाना 2018। वे रचनाएं और कहानियां जो पूर्णतया किन्नर से संबंधित नहीं है। चतुरी चमार, निराला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चतुरी चमार निराला की रचना बहुत बार पूछी गई है और कई बार तो ध्यान भी नहीं रहता कि निराला की है ना, तो इसको ध्यान रखना। लिहाफ कहानी, इस्मत चुगताई, बिंदा महाराज, ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। और शिखंडी कहानी है देवदत्त पटनायक, संज्ञा किरण सिंह की। थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित सिनेमा, सड़क, तमन्ना, दायरा, शबनम मौसी, संघर्ष आदि। महेंद्र भीष्म की महेंद्र भीष्म, तीसरी ताली प्रदीप सौरभ। यहाँ पर प्रदीप सौरभ आएगा। ठीक है, इसको मैं यहीं पर वो कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर मिस प्रिंट है, प्रदीप सौरभ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ की रचना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रदीप सौरभ। ठीक है, मैंने ये सेव कर दिया है, आपको ये ध्यान रख लेना, मतलब अपने पास इसको नोट कर लेना। ठीक है, प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली 2010 ईस्वी में। इस उपन्यास में गौतम के यहाँ विनीत का जन्म होता है जो किन्नर है। उसके पिता गौतम उसे समाज की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। अंत में समाज की अवहेलना के कारण उसे त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ी सी मतलब स्टोरी है, जो तीसरी ताली है प्रदीप सौरभ का। उसके बाद महेंद्र भीष्म का किन्नर कथा 2011 में है। इसमें सोना और चंदा राज नाम के एक बच्चे को जन्म देती है। सोना मतलब सोना या फिर चंदा, राज नाम के एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, मां को मालूम था कि उसका बेटा किन्नर है, लेकिन वह इस बात को किसी को नहीं बताती है। कुछ समय बाद राज के पिता जगत राज को मालूम हो जाता है कि उसका बच्चा किन्नर है। वे उस बच्चे को मारने का आदेश दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी चित्रा मुदगल का नाला सोपारा, बॉक्स नंबर 203। ये 2016 में लिखा गया उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें माँ अपने बच्चे को किन्नरों से दूर रखने की कोशिश करती है। उसकी संपूर्ण कथा माँ को संबोधित पत्रों की शक्ल में है, जो कहीं भी बोझिल या बेस्वाद नहीं होती है। यह उपन्यास हमें जननांग दोषी समुदाय पर गहरी नजर डालने को बाध्य करता है। अब आते हैं भगवंत अनमोल जिंदगी 50-50 2017 में। किन्नर को उसके परिवार और समाज से मिले दर्द तथा उसके साथ हुए अन्याय आदि घटनाओं को लेकर यह लिखा गया उपन्यास है। यहाँ उपन्यासकार अपनी रचना के माध्यम से समाज के सामने अनेकों प्रश्न करता हुआ दिखाई देता है कि क्या किन्नर होना कोई अपराध है, क्या किन्नर को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है आदि। ये सारी चीजें मतलब इस उपन्यास में बताई गई हैं, भगवंत अनमोल का है। निष्कर्ष देखते हैं, किन्नरों को तृतीय लिंग के रूप में सरकार को सिर्फ मान्यता देने से नहीं होगा, सरकार को उनके विकास के लिए उचित कदम उठाने होंगे, जिससे वे शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें। उनके लिए शिक्षा ही मुक्ति का सही और उचित मार्ग होगा, तभी वे सम्मान के साथ समाज में जीवन गुजार सकेंगे। अब आते हैं स्त्री विमर्श पर। ठीक है, स्त्री विमर्श में देखते हैं क्या है। स्त्री के संदर्भ में किया गया विचार स्त्री विमर्श कहलाता है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मिता विमर्शों की तरह ही विमर्श रहा है। स्त्री विमर्श को इंग्लिश फेमिनिज्म कहा गया है। स्त्री विमर्श की प्रवर्तक कौन है? फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बाउवार।
सिमोन दी बोवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी एक रचना है, उन्होंने अपनी रचना द सेकंड सेक्स, ये रचना इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, और इसका समय यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसका समय आपको पांडे में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये रचना। ठीक है, सिमोन दी बाउवार इंपॉर्टेंट है लेखिका का नाम, और इनकी रचना का नाम द सेकंड सेक्स में नारी के विमर्श पर पहली बार कटुतम शब्दों में लिखा था ये वाला उपन्यास। नारी को वस्तु रूप में प्रस्तुत करने पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उसके बाद मॉडर्न वुमेन में डॉरथी पार्कर ने इस बात की आलोचना किया कि नारी को नारी रूप में देखा जाए। वे कहती हैं नारी पुरुष सब मानव रूप में स्वीकार है। यह द्वैत मान्यता पर अधीन और सापेक्षता को जन्म देती है। मतलब अच्छा उपन्यास है, बट ये मेरे पास है, बट ये इंग्लिश में है, मेरे पास हिंदी में नहीं है। परिभाषाएं देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं? स्त्री का बौद्धिक महत्व स्वीकारना स्त्री विमर्श है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में स्त्री के हक में उसे शोषण, अन्याय और उत्पीड़न से मुक्ति देने, उसका महत्व स्वीकार करने से संबंधित चिंतन ही स्त्री विमर्श है। अज्ञे के शब्दों में स्त्री की समस्याओं एवं उसकी अस्मिता के बारे में की गई चर्चाएं ही स्त्री विमर्श है। नासिरा शर्मा क्या कहती हैं कि स्त्री को समानता, स्वतंत्रता एवं समाज में महत्व दिलाने के लिए किया गया चिंतन स्त्री विमर्श के अंतर्गत आता है। स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास और उपन्यासकार कौन कौन है देखते हैं। मंजुला भक्त का अनारो मोस्ट इंपोर्टेंट 1977 में, बेजान घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब उपन्यास आपको कहाँ मिल जाएंगे? पांडे में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद भी करनी है, सीक्वेंस में भी याद करनी है, इनकी डेट्स भी याद करनी है, कौन सा उपन्यास किसका है ये भी याद करना है। और जो पांडे वाली जो गाइड है उसमें इसके विषय भी दिए होंगे, तो विषय को भी ध्यान में रख करके आपको चलना है। ठीक है, अब आते हैं राजी सेठ। राजी सेठ का तत्सम 1983 में, कठगुलाब से गुजरते हुए 1988, नासिरा शर्मा का उपन्यास है शालमती 87 में, ठीकरे की मंगनी बहुत बार पूछा गया है, शालमती भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। नासिरा होगा, ये नासिर लिखा है, नासिरा शर्मा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा का बेतवा बहती रही 1993 में, चाक 1997, झूला नट 1999 और त्रियाहट 2005। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी 1990, आवा यहाँ बिंदी होगी, ये चित्रा मुदगल का ही उपन्यास है 1999 में। ठीक है, अलका सरावगी का कली कथा वाया बाईपास इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये भी। कैसे याद करेंगे? ट्रिक है जी, बिल्कुल है, लेकिन थोड़े दिन के बाद, है ना। शेष 2000 ईस्वी, सूर्यवाला सुबह के इंतजार तक 1980, यामिनी कथा 1991। ट्रिक्स तो बनी हुई है बहुत सारी, लेकिन अभी सिलेबस फिलहाल कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक आप अपना दिमाग लगाते रहो, है ना। कुसुम कुमार का हीरामन हाई स्कूल 1989। अब देखो, इसमें कुछ लेखिकाएं ऐसी हैं जिनके नाम मतलब मेल की तरह लगेंगे आपको, है ना। कुसुम कुमार है जैसे, तो ऐसे आपको लगेगा कि ये मेल है, लेकिन वो फीमेल के नाम है। ठीक है, तो लेखिकाओं के नाम है, कवित्रियों के नाम, मतलब लेखिकाएं हैं, उपन्यासकारों के नाम है। ठीक है, तो हीरामन हाई स्कूल 1989। चंद्रकांता अपने अपने कोणार्क इंपॉर्टेंट है, कोणार्क नाटक भी है सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, उषा प्रेमवदा 55 खंबे लाल दीवारें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1961 में, रुकोगी नहीं राधिका 1967 इंपॉर्टेंट है ये भी, शेष यात्रा 84, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये सारे उपन्यास पूछे गए हैं एग्जाम में। आगे है कृष्णा सोपती का मित्रों मरजानी, यहाँ पे उल्टा लिखा है, रमजानी लिखा है। मित्रों मरजानी 1967, दिलो दानिश 1993, ए लड़की 1999। कृष्णा सोपती के हैं ये उपन्यास, इंपॉर्टेंट है। मृदुला सिंह, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, हम स्त्री विमर्श पढ़ रहे हैं, तो ये सारे स्त्रियों के उपन्यास है, मतलब स्त्री लेखिकाओं के, महिला लेखिकाओं के। तो ये कुसुम कुमार है, तो इसको मतलब लड़का मत, पुरुष मत समझ लेना, है ना। मृदुला सिंह का उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, ये इसके समय भी देख लेना। मैं कठगुलाब 1996 में। ममता कालिया के उपन्यास बेघर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छा उपन्यास भी है 1971। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, और एक पति के नोट्स किसका है?
याद नहीं आ रहा मुझे। एक एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया और एक पति के नोट्स भी हैं, किसी का उपन्यास। मनु भंडारी आपका बंटी 1971 में। और प्रभा खेतान का आओ आओ पेपे, पेपे होगा, ठीक है। आओ पेपे घर चले, ये सब आपको पढ़ने में मिल जाएगा। आओ पेपे घर चले, पेपे इनके कुत्ते का नाम होता है, ठीक है। 1990 में छिन्नमस्ता, 1993 में पीली आंधी। एक काली आंधी एक पीली आंधी है, ठीक है। तो कि पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान 1996 में, ठीक है। तो खेतों में क्या क्या होता है, आंधी चलती है ना। जब सरसों सरसों होती है ना खेतों में, पीले पीले खेत होते हैं, पीली आंधी, प्रभा खेतान। ऐसे करके इसको याद कर लेना किसी भी तरीके से। याद तो करने ही पड़ेंगे सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रा चतुर्वेदी महाभारती 1986, अंबा हनी में भीष्मा 2004, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब सुरेंद्र वर्मा को चांद चाहिए। रामदर्श मिश्र का बिना दरवाजे का मकान, बसंती भीष्म सानी का उपन्यास है, बसंती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर, एक अर्धनारीश्वर उपन्यास है और एक अर्धनारीश्वर करके कोई और रचना भी है। वो रचना अर्धनारीश्वर दिनकर की है, ठीक है। महेंद्र भल्ला, ओके वेरी गुड अंशिका। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला, वेरी गुड। अर्धनारीश्वर एक इनका उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, और एक अर्धनारीश्वर जो रचना है वो दिनकर की है, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। स्त्री विमर्श से संबंधित प्रमुख कहानियां देखते हैं। बंग महिला, राजेंद्र वाला घोष, दुलाई वाली 1904 में, चंद्रदेव से मेरी बात है 1907, ये आपको पता ही है सारी। उषा देवी मित्रा की छोटी सी कहानी, मनु भंडारी एक बार और, उषा प्रेमवदा की प्रवासी सॉरी वापसी और प्रतिध्वनिया। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी पढ़ी है आपने, गजाधर बाबू वाली? गजाधर बाबू वाली वापसी कहानी पढ़ी है, जब वो रिटायर होकर के वापस आते हैं घर में। तो ये भी, इसके भी पात्र आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये वापसी कहानी नहीं है ना सिलेबस में, इसके भी आपको पूछे जाते हैं पात्र, और इसकी स्टोरी भी देख लेना, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी एमए में, बीए में, कहीं पे। नमिता सिंह का महाभोज, महाभोज नाटक मनु भंडारी का भी है। नमिता सिंह का नमिता सिंह की कहानी है महाभोज, ठीक है। इन नमिता सिंह की कहानी और मनु भंडारी का नाटक, ठीक है। और बाद में वो उपन्यास भी मतलब रूपांतरित कर दिया गया था उसको उपन्यास में, ठीक है। तो मतलब नहीं, पहले उपन्यास लिखा है इन्होंने, मनु भंडारी का पहले उपन्यास आया है महाभोज, ठीक है। ये तो आपके सिलेबस में भी होगा शायद। मनु भंडारी का उपन्यास है महाभोज। कब का है महाभोज उपन्यास? पहले उपन्यास लिखा गया था, फिर उसका बाद में उसका नाट्य रूपांतरण हुआ, बाद में नाट्य रूपांतरण हुआ। बस मुझे इतना याद आ रहा है कि 1982 में नाट्य रूपांतरण हुआ था शायद, और 79 में महाभोज ये उपन्यास लिखा गया था। तो नाट्य रूपांतरण 1982 में हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना। नाट्य रूपांतरण 1982 में हुआ था, और 79 में महाभोज उपन्यास इन्होंने लिखा था, ठीक है। 79, 1979 में। तो एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे मैं श्योर हूं बट फिर भी कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, महाभोज अब नाटक है, महाभोज उपन्यास है, कि महाभोज कहानी है ना, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जैसी रचनाएं हमें अलग अलग विधाओं में भी मिलती है। अब देखो, नमिता सिंह की कहानी है यहाँ पर महाभोज, ठीक है, ये कहानी है, ये नाटक और उपन्यास नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज जो 79 में आया था, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद इसका नाट्य रूपांतरण हुआ, वो 1982 में हुआ है ना। इसके ऊपर मतलब बाद में इसको नाटक बना दिया गया। उसके बाद मैत्रेयी पुष्पा का पगला गई है भागवती, उषा प्रेमवता का कापुरुष, राजे सेठ का अकारण तो नहीं, ये कहानियां हैं, ठीक है। नासिरा शर्मा का खुदा वापसी, और देखो वापसी कहानी उषा प्रेमवता, और खुदा वापसी नासिरा शर्मा, ऐसे एक जैसी मिलती जुलती रचनाएं हैं, जिनमें मतलब 100% कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से दिमाग खोल करके। उर्मिला शिरीष का चीख, मृदुला गर्ग का कितनी कैदें, इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। सिलेबस में पर पीवाई क्यों आया था 2018 में? सिलेबस में नहीं है, पर ये पूछा जाता है आपको, ठीक है। जो सिलेबस में नहीं है वो भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पे बता रही हूँ ये आपको पूछा गया है, और ये पूछा भी जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था, वापसी कहानी महाभोज। महाभोज 82 में है ना। हाँ चलो, अगर सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पूछा ही जाना है,
क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, जो आपके सिलेबस में नहीं वो चीजें भी तो पूछी जाती हैं, छोड़ता कौन है। दीप्ति खंडेलवाल, शेष अशेष व तीसरा और कड़वे सच, निरुपमा सोबती का भीड़ में तुम, संक्रमण, खामोशी को पीते हुए, मनु भंडारी का तीन निगाहों की एक तस्वीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, तो ये इनकी मनु भंडारी की कहानियां हैं। इनके पति ने इनको धोखा दे दिया था। इनके इनके पति कौन थे? राजेंद्र यादव, है ना? वो भी हिंदी में लेखक हैं, आपको पता ही है राजेंद्र यादव का। तो मैं हार गई, शायद ये इन्होंने तभी लिखी है ये कहानी, और यही सच है, इन्होंने अपने जीवन की स्टोरी इसमें लिखी हुई है। ऐसा कुछ है, राजेंद्र यादव ने इनको धोखा दे दिया था उसके बाद, मतलब कोई और लड़की उनकी लाइफ में आ गई थी, तो तब इन्होंने शायद ये वाली कहानी लिखी है, तो देख लेना इसको। मणिका मोहिनी खत्म होने के बाद एक ही बिस्तर पर, मणिका मोहिनी की कहानी है ये। शिवानी की स्वयं सिद्ध और रति विलाप, सूर्यबाला की दिशाहीन में, स्त्री विमर्श पर आधारित आत्मकथा है। अब आत्मकथाओं के बाद देखते हैं प्रतिमा अग्रवाल का दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का इंपॉर्टेंट है। कुसुम बंसल का जो कहा नहीं गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण अग्निहोत्री का लगता नहीं दिल मेरा, शीला झुंझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही, मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है ये। रमणिका गुप्ता की का जो आत्मकथा है, हादसे और आपूद्री। ठीक है, तो हादसे और आपूद्री दोनों इनकी आत्मकथाएं हैं। रमणिका गुप्ता की प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या, यहाँ अन्य लिखा है, अन्य से अनन्या होगा ये। ठीक है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। चंद्र किरण सोनरेखा, इनका है पिंजरे की मैना, ये आत्मकथाएं हैं सारी। ठीक है, निर्मला जैन का जमाने में हम। अब आते हैं आलोचनात्मक रचनाएं इनकी। प्रभा खेतान का उपनिवेश में स्त्री, अनामिका का स्त्रीत्व का मानचित्र, कात्यायनी का दुर्ग द्वार पर दस्तक, नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत, औरत के लिए औरत। ठीक है, राधा कुमार का, राधा कुमार अब देखो ये महिला है, राधा कुमार। ठीक है, स्त्री संघर्ष का इतिहास, रमणिका गुप्ता स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, गीता श्री का नागपास में। अब विशेष देखते हैं, मॉडर्न वुमेन द लास्ट सेक्स में डोरोपी पार्कर ने लिखा था कि मैं उन पुस्तकों को न्यायप्रिय नहीं मानता जिसमें स्त्रियों को स्त्रियों के रूप में व्यवहृत किया गया है। मेरा मानना है कि सभी पुरुषों और स्त्रियों को मानव प्राणी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। डोरोपी पार्कर, मॉडर्न वुमेन द लास्ट सेक्स, पृष्ठ संख्या 69। तो ये मतलब इन्होंने अपनी बुक में लिखा है ऐसा। आगे देखते हैं जी, अब मार्क्सवाद, हमने क्या क्या पढ़ लिया? टाइम कितना हो गया है? हमने पढ़ लिया आदिवासी विमर्श, उसके बाद हमने पढ़ लिया किन्नर विमर्श, उसके बाद पढ़ लिया स्त्री विमर्श। ठीक है, 3 विमर्श पढ़ लिए। अब आते हैं मार्क्सवाद पर। मार्क्सवाद अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के किसी को यहाँ कुछ और पूछना है किसी को तो बता सकते हैं। महाभोज और संस्कृति और सौंदर्य दोनों का टाइम 1982 है। बहुत सारी रचनाएं 1982 में आपको मिलेंगी, सिर्फ 2 ही नहीं। अभी आप देखोगे जब खोजबीन करके तो बहुत सारी रचनाएं 1982 में मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी मतलब जब आप रिविजन करोगे, मैंने आपको कहा है पांडे वाली जो आपके पास बुक है उसको 3-4 बार पढ़ लो। ओके, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी उससे भी। उसको 3-4 बार पढ़ो, क्विज बनाओ, क्विज करो उसके ऊपर, फिर आपको पता चलेगा, मतलब याद होंगी चीजें, है ना। अब आते हैं हम, किसी को पीछे जो हमने पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मार्क्सवाद पे चलते हैं फिर। अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद माना जाता है। तो जर्मन विचारक थे ये कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का परिचय देखते हैं। मुझे भी बता दो मैम, मैं क्या करूं? क्या हुआ आपको? एसएस, व्हाट हैपेंड? जन्म इनका 5 मई 1818 ईस्वी, ट्रेविस नगर, राइनलैंड, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मैम आगे की पढ़ी हूं तो पीछे का भूल जाती हूँ। अच्छा, ये तो सबके साथ होता है मेघा, है ना। आगे का पढ़ते तो पीछे का भूल जाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है रिवीजन करो। रिवीजन आगे का तभी पढ़ो जब आप पीछे पहले रिवीजन कर लो, है ना। आगे आगे ऐसे नहीं जाना है। हर दिन जब आप पढ़ने बैठते हो
सबसे पहले पीछे वाला रिवाइज करो, एक नजर मारो उसके ऊपर, जल्दी जल्दी से फटाफट पढ़ करके फिर आगे नया पढ़ो। फिर अगले दिन यही करो, है ना, पीछे वाला रिवाइज करो फिर आगे जाओ। अगले दिन भी यही करो, पीछे वाला रिवाइज करो आगे जाओ। फिर आपको पुरानी चीजें नहीं भूलेंगे जो आपने पढ़ा है। क्या हो गया बेटा, तो बताओ तो सही, हुआ क्या है? ऐसा कौन सा मोड़ आ गया है तुम्हारी जिंदगी में? हम्म। कौन सा मोड़ आ गया भाई? विद्यार्थी जीवन में कौन सा मोड़ आ जाता है ऐसा? ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है, कुछ भी, लाइफ है ना। कोई बात नहीं, शेयर करेंगे तो ही बता पाऊंगी ना मैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। जी मैम, बताने के लिए धन्यवाद। ओके जी। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये बताओ मुझे, क्या हुआ क्या है? हम्म। देखो, लाइफ है, लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस मत लो, है ना। बहुत कुछ होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैम हिंदी ग्रामर आएगा, हिंदी ग्रामर आएगा आपको, थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आता है, नेट पे नहीं आता ज्यादा, थोड़ा बहुत आएगा। एक दो अलंकार पूछ लेगा, और क्या, बस वही, बाकी तो आपको भाषा ही ज्यादा पूछी जाती है। आर्टिकल पूछे जाते हैं, और कौन से क्षेत्र की कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है। पढ़ाई कैसे करो समझ में नहीं आता। अच्छा, अभी तो, अभी कैसे बताऊं मैं, मतलब मुझे पूरी बात बताओगे ना अब, तभी मैं समझ पाऊंगी इस सारी प्रॉब्लम को। ठीक है। कहाँ तक आप पहुंचे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अ, कैसे मैनेज करते हो, मतलब आप अपनी पढ़ाई को, वो सारी चीजों को समझ करके तभी मैं बता पाऊंगी, है ना। ऐसा करना, मुझे मैसेज करना। ठीक है। ओके। 14 मार्च 1883 को लंदन में हुआ था इनका निधन। पूरा नाम इनका कार्ल हेनरिक मार्क्स था। और इन्होंने 1839 के बीच सॉरी क्या पढ़ रही हूँ मैं, देमाक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध कार्य के लिए येल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कल कोर्स खत्म हो जाएगा, ऐसी टेंशन तो नहीं हो रहा। अच्छा, कल कोर्स खत्म हो जाएगा तो कोर्स तो दोबारा भी लिया जा सकता है, इसमें क्या है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझसे बाद में बात कर लेना। ओके, मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, ग्रुप में कर देना, नो प्रॉब्लम। ओके, डोंट वरी। कोई भी, अगर कोई भी परेशानी है किसी की भी लाइफ में, इतना ज्यादा सीरियस मत लिया करो, परेशानियां चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा, मोबाइल आपको ज्यादा तंग कर रहा है। ओके 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 ओके। देखो, मोबाइल को तो आपको साइड करना ही पड़ेगा, है ना, अगर पढ़ना है तो। कोर्स नहीं ले रहा, पढ़ाई के लिए मोबाइल तो रखना ही पड़ेगा ना, इतना भी क्या, मतलब। हम्म। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी आता है। प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करना है, फोकस सॉल्यूशन पर करना है, ठीक है। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, इसके लिए टेंशन मत लें बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना लाइफ को लेकर के, आराम से जियो जिंदगी, पढ़ाई करो अच्छे से, और शांत रहो, कूल रहो बस। ठीक है। हम्म। हाँ, वो तो है ही। तो कोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं लिया जा रहा है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स के जीवन की प्रमुख घटनाएं, 1842 में कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र के लिए लेखन किया था इन्होंने। हम्म। चलो, हो सकती है कोई भी प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन जरूर होता है ना। तो फोकस प्रॉब्लम पे मत करो, अच्छे से जिंदगी जियो, और प्रॉब्लम ज्यादा दिन नहीं टिकती है, वो आती है और चली जाती है।
मैम आपकी तरह बनना चाहिए, मोह माया से दूर, सिर्फ जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए अपना और दूसरों का, आपकी वजह से कैसे बेहतर बन पाए, इस पर फोकस करना। ये मैं आपसे रोज सीखती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम अंशिका। तुम मुझसे पर्सनली बात कर लेना, ओके? चलो अभी फोकस इधर करो, फोकस। 1843 में इन्होंने राइनिश ज़ाइतुड अखबार का प्रकाशन किया। इतना टफ नाम अखबार का नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी भाई, इतना तो याद भी नहीं रहता। 1848 ईस्वी में नवे राइनिशे जीतुंग अखबार का संपादन किया। 1849 में अर्थशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष जुर क्रिटिक पॉलिटिशियन इकोनॉमी में प्रकाशित हुआ। 1864 ईस्वी में लंदन के अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाएं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। इनकी रचनाएं, ध्यान देंगे यहाँ पर कम्युनिस्ट, यहाँ पर ये वाला स आएगा, ठीक है? बाकी खुद कुछ मिसप्रिंट होता है तो वहां पर खुद ही वो कर लिया करो, है ना? 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसे मार्क्सवाद का घोषणा पत्र कहते हैं। मार्क्सवाद का घोषणा पत्र। छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है बताओ? अच्छा है, सफलता, सब बच्चे सफल होने चाहिए। देखो मेरा यही प्रयास है, मैं इसीलिए इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रही हूँ, है ना? तो आप सभी सफल होने चाहिए। छायावाद का घोषणा पत्र बताओ किसको कहा जाता है? ये मार्क्सवाद का घोषणा पत्र है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो घोषणा पत्र ही होता है। छायावाद का मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? अभी करवाया था थोड़े दिन पहले। विदेशी नाम है। हाँ जी बिल्कुल विदेशी नाम है, पर ज्यादा ही टफ नहीं है। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। स्वच्छंदतावाद। क्या स्वच्छंदतावाद? स्वच्छंदतावाद क्या? जयशंकर प्रसाद की कोई रचना है? हिंट क्या बताऊं अब? हम्म। अच्छा, मेरे को याद है पर ये भी याद नहीं आ रहा है। ये क्या, ये कैसा बहाना है भाई? इसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। ठीक है। कहा मायनी? नो, नो कामायनी। रॉन्ग आंसर। अतः इसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। चलो ये टास्क रहा आपके लिए, ठीक है? पांडे में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। वैसे मैंने इसका अभी अभी 4 दिन पहले करवा के आई हूं मैं इसको, ठीक है? साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी रचना में मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये वाला जो डायलॉग है, मतलब ये वाली पंक्ति है, ये आपको याद रखनी है। मजदूरों को एक करने के लिए किसने कहा था? मार्क्स ने, ठीक है? किस रचना में? साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से इस रचना को जाना जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है? इसी में इन्होंने क्या कहा? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अरे तो क्यों वकालत कर रहे हो उसकी? हम्म। मुझे भी बोलने दिया करो। धर्म एक अफीम है जो व्यक्ति को कर्महीन बनाने के लिए पर्याप्त है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है। अब है दास कैपिटल। 1867 में इसे हिंदी में पूंजी कहते हैं। इस पुस्तक में पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने का उपाय है। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। प्रथम भाग 1867 ईस्वी में, संपादन एवं लेखक
लेखन एवं मार्क्स के द्वारा हुआ था। दूसरा भाग 1885 में, इसका संपादन एंगल्स ने किया था। तीसरा भाग 1894 में, संपादन दूसरा और तीसरा भाग का संपादन उनके दोस्त एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। सर्पल्स, वैल्यू के सिद्धांत, दरिद्रता दर्शन, पवित्र परिवार, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इनकी पुस्तकों के नाम देख लेना, एक बार ध्यान रखना। ये है कार्ल मार्क्स के कथन, कुछ देखते हैं, कथन इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके। समाज में जो भी घटित होता है वह सिर्फ पूंजी के लिए घटित होता है। समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। इन्होंने सिर्फ दो ही वर्ग माने हैं, ठीक है, पूंजीपति और सर्वहारा। दुनिया के मजदूरों, एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। तो मतलब जो तुम बंधनों में जंजीरों में हो, उनको क्या करो, खत्म कर दो, दूर कर दो। तो एक होना, यूनिटी, यूनिटी का इन्होंने ये मजदूरों को उपदेश दिया है। इतिहास खुद दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजा की तरह। लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का अंत है। प्रमुख मार्क्सवादी विचारक कॉर्डवेल, राल्फ फॉक्स, फेरेल, जॉर्ज लुकास, एडवर्ड निकोस पुलित्सास, कॉट्स्की, लेनिन, एंजल्स, रोजा और लग्जमबर्ग। मार्क्सवाद के विशेष तथ्य। मार्क्स के विचारों के आधार पर 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। और मार्क्स ने 1844 में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। मार्क्सवाद को सबसे पहले व्यावहारिक रूप किसने दिया था? लेनिन ने दिया था, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मार्क्स के निधन पर लेनिन ने क्या कहा था? आज मानव जाति एक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क से वंचित हो गई। ये लेनिन का कथन है, मार्क्स के लिए, ध्यान रखेंगे। लास्की के शब्दों में, मार्क्स ने समाजवाद को एक रूपता में बांधा और एक आंदोलन बना दिया। कार्ल मार्क्स के कार्य एवं विचार। कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन के सैद्धांतिक विचारधारा पर सबसे अधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों और अमीरों के मध्य वर्ग का संघर्ष ही है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। मार्क्स ने कहा, लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्सवाद की परिभाषा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, यानी कि एंजल्स, एंजल्स भी हो सकता है, ये एंगल्स भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा जिस शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई, जिसमें समानता पर अधिक बल दिया गया, उसी विचारधारा को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो मतलब समानता पर बल दिया गया था ज्यादा। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब यूरोप में उदारवाद अपनी चरम सीमा पर था। उदारवाद लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इसके विरोध में मार्क्स 1844 में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की, मार्क्सवाद ने। यहीं से मार्क्सवाद का आरंभ माना जाता है, 1844 से, ठीक है। मैम तबीयत सही है? तबीयत, अच्छा बताएं, सही है। नाम कौन सा नाम? अंकिता? कौन सा नाम सही है? किसका नाम सही है भाई? मार्क्सवाद के दो रूप हैं, चिरसम्मत मार्क्सवाद, समकालीन मार्क्सवाद। चिरसम्मत मार्क्सवाद परिभाषा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा प्रतिपादित विचार। मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। घोषणा पत्र, इसको घोषणा पत्र ही कहते हैं। आप ये नाम जो आप पूछ रहे हो ना, ये नाम नहीं है। छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है, ये पूछ रही हूं मैं। छायावाद आंसर नहीं किया मैंने, क्वेश्चन। अच्छा, छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की कोई रचना है जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो मैनिफेस्टो कब जयशंकर प्रसाद की रचना है, बताओ। मैंने पूछा छायावाद का घोषणा पत्र। पांडे वाली बुक निकालना, वहां पर छायावाद, जो पूरा छायावाद जहां से शुरू होता है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पढ़ना शुरू करना, ठीक है। वहां पर मिल जाएगा पॉइंट्स में, शॉर्ट नोट्स में।
मैनिफेस्टो वो अलग कुछ चीज होगी ना। मैं तो मैनिफेस्टो पूछ रही हूँ। मैजोफेस्टो ये क्या होता है देख लेते हैं। मैनिफेस्टो ही होता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कोई भी नाम नहीं है। ठीक है। गूगल बाबा मना कर रहे हैं कि कोई नाम नहीं है इस तरह का। फिर भी देख लेती हूँ। नहीं, मना कर रहे हैं गूगल जी। मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पढ़ना, वहां मिल जाएगा इसका आंसर। द्वंदात्मक भौतिकवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है क्लास में, ध्यान भी है सबका। झरना हो सकता है, अंजलि गुड, दिमाग तो अच्छा लगा रही हो। ठीक है। पल्लव वेरी गुड। आप भी अच्छा दिमाग लगा रहे हो। चलो, देखो अभी कंफर्म करके बताओ मुझे क्या है। द्वंदात्मक भौतिकवाद यह विचारधारा मार्क्स के हिगेल से उधार लिया था। मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद को सर्वांगीण जीवन दर्शन कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत की सभी वस्तुएं और घटनाएं अपने आंतरिक विरोध और संघर्ष का कारण द्वंद्वादी प्रतिक्रियाओं के आधार पर विकास की ओर अग्रसर होती हैं। यह विकास गुणात्मक होता है, इससे इसमें निषेधात्मक कार्य का निषेध होता है। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कल अब आपका टाइम हो गया, अब छोड़ दूं आपको। पल्लव ही पता है ना, तब इतनी देर से क्यों नहीं बोला। पता था तो। लोहिया दर्शन को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। एक दो तीन, तीन स्लाइड्स हैं, खत्म कर दूं कि जाना है, बताओ जल्दी। फिर लोहिया वाला पढ़ लेते हैं, कल पढ़ेंगे मतलब। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। ओके। ओके, फिर आप जा सकते हैं। इसको इधर से कल कर लेंगे, मतलब सुबह वाली क्लास में। मुझे लग रहा था गलत होगा। अच्छा। पल्लव की भूमिका तो नहीं है। खत्म कर दो। अच्छा जी। चलो ठीक है, जाओ फिर आप लोग, कल सुबह की क्लास में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, मोस्ट वेलकम। जाने दो, मैंने कब बांध के रखा है भाई। जाओ। ऑनलाइन क्लास में तो यही फायदा है ना, ना कोई मतलब परमिशन लेनी पड़ती है ना। नमस्ते करो और जाओ। कौन सा कोई पूछने वाला है। मैं तो फिर भी पूछ लेती हूँ सबको। हम्म। ऑनलाइन क्लास में यही तो बेनिफिट है कि आओ, शक्ल दिखाओ, नमस्ते मैम करके, फिर गायब हो जाओ क्लास से। कौन सा फर्क पड़ता है। ओके। अंशिका, अंकिता, नेहा, अंजलि, मेघा, आरती, प्रीति। प्रीति न्यू स्टूडेंट है प्रीति। अच्छा। चले, कुछ बच्चे तो साइलेंट ही होते हैं क्लास में, है ना। चलो ठीक है, बाय सबको। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। हैव नहीं, बाय बाय।